पासवान समाज का वोट है। तो इन तीनों जगह पर उनके पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अगर मैं बात करूं तारापुर की, तो वहाँ उनको 3700 वोट मिला। वो तेजस्वी के यहाँ दावते इफ्तार में थे, जिस तरह से घुल मिल रहे थे, तो वो एक सांकेतिक तौर पे इसका जता चुके हैं कि वो महागठबंधन की ओर जाएंगे। चाचा को तो अपना खून मानते ही नहीं है। उन्होंने खुले मन से कहा कि वो हमारे खून में नहीं है। चाचा को वो अपना खून कहाँ मानते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस फैसला का स्वागत करते हैं। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगभग 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं। देखिए, जब जांच होगी तो बराबर होगी। अगर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की संपत्ति जांच करना चाहते हो, चिराग की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लोजपा जब से दो खेमे में बटा है, यानी जब रालोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी है, तब से बयानबाजी ज्यादा होने लगी है। एक तरफ अगर बात करें हम रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की, तो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि उनके भतीजे यानी चिराग पासवान ने उनके साथ धोखा किया, गलत किया। तो दूसरी बात अगर हम सुने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की, तो वो अक्सर कई बातें कहते नजर आते हैं अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ। इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। चिराग पासवान ने कई ऐसी बातें कही हैं जिन पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रालोजपा के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जी। मनीष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के उस बयान की, क्योंकि चिराग पासवान ने बीते दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके चाचा यानी पशुपति पारस को उनकी लोकप्रियता से, चिराग पासवान की लोकप्रियता से डर लगता है। देखिए, लोकप्रियता का जो पैमाना है मैं आपको बताता हूं। अभी हाल में 3 उपचुनाव हुए थे 3 विधानसभा में, और ऐसा माना जाता है कि लगभग सभी विधानसभा में 6% पासवान समाज का वोट है। तो इन तीनों जगह पर उनके पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अगर मैं बात करूं तारापुर की, तो वहाँ उनको 3700 वोट मिला। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो होता है 1.85%। तो अगर उनका लोकप्रियता का पैमाना यही 1-2% है, तो ये लोकप्रियता उनको मुबारक हो। लेकिन तारापुर उपचुनाव की बात करें तो उस 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें चिराग पासवान काफ़ी संतुष्ट नजर आए थे, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की पार्टी भी बन गए थे, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे। और चिराग पासवान ने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। मैंने, क्योंकि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हुए हैं, तो उन्होंने कहा था ये प्रदर्शन का ये शुरुआती है और इसमें हम जीत मना रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन का शुरुआत कैसे करेंगे? वो अकेले विधानसभा चुनाव ऑलरेडी पहले लड़ चुके थे, और तारापुर उनके क्षेत्र के करीबी मामला है। अगर उनको जमानत जब्त कराने से खुशी मिलती है तो ये उनको मुबारक हो। इस पे मैं अपने निजी तौर पे क्या कर सकता हूँ? अगर वो जमानत जब्त कराने से खुश हैं, तीसरी पार्टी के आके वो खुश हैं, तो उनको मुबारक हो, जमानत जब्त कराते जाएं। और चिराग पासवान ने कई बार, आपने कहा जमानत जब्त करा के यदि चिराग पासवान खुश हैं तो खुश हो, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल ये कह रहे हैं कि मेरा फोकस अभी चुनाव पर नहीं है, मेरा फोकस अभी पार्टी को मजबूत करने में है। क्योंकि उनकी पार्टी, अगर हम बात करें लोजपा रामविलास की, तो उन्होंने फिर से शुरू किया है, फिर से शुरुआत की है, और वो पशुपति पारस पर हमला बोलते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि उनकी वजह से लोजपा 2 खेमे में बटा। देखिए, लोजपा 2 खेमे में क्यों बटा, इसके पीछे आप देखिएगा तो सौरभ पांडे, पशुपति कुमार पारस जैसा इंसान मिलना उनका वो सौभाग्य था कि उनको चाचा के रूप में उनको पशुपति कुमार पारस जैसे इंसान मिले। पशुपति कुमार पारस जी बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा वो जो राजनीति की बात अगर आए तो वो ज़्यादा तामझाम में नहीं रहते हैं, वो शांति से अपना काम करते हैं। आपको याद होगा, जब तक रामविलास पासवान जीवित थे, वो सारा काम पार्टी को, अगर रामविलास पासवान दिल्ली में थे तो बिहार को अपने बलबूते पे श्री पशुपति कुमार पारस जी ने ही थाम के रखा था। उस समय चिराग का कोई अता पता नहीं था। वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने और यहाँ सायरन बजा के घूमने से उनको फुर्सत नहीं था। अच्छा, अगर हम गठबंधन की बात करें तो फिलहाल आपकी पार्टी रालोजपा NDA का हिस्सा है, और ऐसे में चिराग पासवान फिलहाल किसी गठबंधन के साथ नहीं है। बीते दिन उन्होंने सारण में एक बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले, यानी आगामी चुनाव जो होने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसके पहले जल्द वो फैसला ले सकते हैं और जल्द वो निर्णय ले सकते हैं कि वो कौन से गठबंधन में जाने वाले हैं। तो क्या लगता है, यदि चिराग पासवान किसी गठबंधन में जाते हैं तो क्या इससे रालोजपा को फ़ायदा होगा या उसको नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक बात है NDA की, तो अब NDA में उनका है ना
संभव अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और चिराग आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोई बड़े आश्रय के आगे, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो या बड़े वृक्ष के नीचे ही सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर चिराग बिना मंदिर के अगर सिंगल चिराग हो तो आप कहीं अकेला चिराग को जलते हुए नहीं देखिएगा। चिराग जब भी जलेगा बड़े मंदिर में जलेगा, दरगाह पे जलेगा या किसी वृक्ष के नीचे। तो उनकी मजबूरी है कि उनको गठबंधन में आना ही पड़ेगा। फिलहाल वो राजद के साथ गठबंधन करने की इच्छा जता रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि लालटेन के तेल से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पर संशय है। उन्होंने एनडीए का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि एनडीए या महागठबंधन ये फैसला मैं चुनाव से पहले करूंगा। तो यदि वो एनडीए में आने का फैसला लेना चाहें तो क्या इसका रालोसपा विरोध करेगी? रालोसपा विरोध करने के बाद नहीं, जिस तरह से वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि वो उनको राजग में आने का मन नहीं है। राजद में जाना वो चाहते हैं, मतलब एनडीए में जाने का उनको मन। अभी हाल फिलहाल में आप देखिए होंगे जिस तरह से वो तेजस्वी के यहाँ दावते इफ्तार में थे, जिस तरह से घुल मिल रहे थे, तो वो एक सांकेतिक तौर पे इसका जता चुके हैं कि वो महागठबंधन की ओर जाएंगे। मतलब सांकेतिक तौर पे आपके हिसाब से चिराग पासवान ये बता चुके हैं कि वो राजद में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो आने वाले दिनों में महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो राजद के ही करीबी थे। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जदयू के खिलाफ उतारेंगे। लेकिन क्या वजह थी कि तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कैंडिडेट दिया? इसी का परिणाम है कि तेजस्वी जीते। हमारे कैंडिडेट ने 25,000 वोट लाया था। अगर वो 25,000 वोट माइनस हो जाता तो तेजस्वी हार जाते। कहीं ना कहीं राजद को अगर जीत मिली है तो चिराग पासवान का भी इसमें हाथ है। आपने जैसा कहा कि चिराग पासवान ने ही वहाँ पर सपोर्ट किया था, राजद को सपोर्ट किया था विधानसभा क्षेत्र, यानी कि आप राघोपुर की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान महागठबंधन का सहारा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, वो महागठबंधन की ओर ही जाएंगे। चलिए, एक और सवाल, एक और मुद्दा है जो बीते दिनों काफ़ी चर्चे में रहा। वो मुद्दा था रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पिता का वो आवास छोड़ना, जो उनके नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित था। जब वो आवास छोड़ा चिराग पासवान ने तो कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप अपने चाचा पशुपति पारस, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनकी भी साजिश है और अगर उन्हें थोड़ी सी भी सहानुभूति होती तो वो ज़रूर इस बात का विरोध जताते। जिस तरह से उन्होंने आवास छोड़ा है उसका विरोध जताते, अपने भाई के समर्थन में उतरते। देखिए, आवास पिछले 2 साल से लगातार उनको नोटिस जा रही थी। एक मैं उदाहरण दूं, अगर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है तो लोग उसको किक मारते हैं, झुकाते हैं, फाइनली उसको धक्का देते हैं। तो चिराग पासवान उस नौबत पे ले आए मामले को कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से खाली करवाना पड़ा। इसमें पारस जी का कोई लेना देना नहीं है। वो आरोप लगाया कि वो रेल मंत्री के नाम पे अलॉट था। काफ़ी नोटिस के बाद भी जब चिराग पासवान ने खाली नहीं किया तो फाइनली ये स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन चिराग ने यह आरोप लगाया कि जिस दुखद घड़ी में वो थे, जिस विपदा की संकट से वो गुजर रहे थे, उनका परिवार, उनकी माँ गुजर रही थी, ऐसे में चाचा ने उनका साथ नहीं दिया। चाचा को तो अपना खून मानते ही नहीं है। उन्होंने खुले मन से कहा कि वो हमारे खून में नहीं है। चाचा को वो अपना खून कहाँ मानते हैं? जहाँ तक रही बात 12 जनपद की, पासवान साहब को गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। लगातार सरकार नोटिस दे रही थी। अपने आवास में इन्होंने बॉम्बे के कारोबारियों को बैठा दिया जो इनके नाम से अलॉट हुआ था। फाइनली ये देखिए, एक प्री प्लान था। ये सहानुभूति गेन करने की कोशिश थी कि कैसे पिताजी के एब्सेंस में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके नाम पर ऑलरेडी एक फ्लैट अलॉट था, सांसद कोठी आवास जो होता है वो अलॉट था, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते थे, वहाँ उनके तेलचे बेलचे रहते थे। तो जिस तरह से घर खाली हुआ उसके बाद भी सियासत काफ़ी गरमाई रही। कई नेताओं ने, उनका एनडीए के भी कई नेताओं ने समर्थन दिया कि इस तरह से नहीं खाली करवाना चाहिए था घर को। उसके बाद जो सामान्य रखी गई थी उसमें रामविलास पासवान जी की भी कई तस्वीरें थी जो कि फेंकी गई थी, और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां थी वो फेंकी गई थी, उस पर भी सियासत हुआ। वो नहीं होना चाहिए था। ये देखिए, अगर आप इसका वीडियो फुटेज दिखेंगे तो ये कहीं भी किसी भी प्रशासनिक आदमी के द्वारा ये काम नहीं किया गया है। प्रशासन के लोग इतने कटिबद्ध होते हैं, अगर वो खाना भी खाते हैं ड्यूटी आवर में तो वो अपना बेल्ट खोल के खाते हैं। वो इतने ट्रेंड होते हैं, उनको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भारत में उनको पूजा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासनिक आदमी कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि क्या इसके पीछे भी साजिश रची गई थी? देखिए, मैं वहाँ था नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन
मैं एक बात बताता हूँ, जिस तरह से सरकारी आवास होता है वहाँ कोई भी निर्माण बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने निर्माण करवाया था वो भी एक तरीका गलत था। बिल्कुल, चलिए आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस की संपत्ति जांच की मांग कर दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस फैसला का स्वागत करते हैं। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लगभग 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, तो और अभी एनडीए में मंत्री हैं। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो बिना स्क्रूटनी किए हुए किसी को भी मंत्री नहीं बनाते हैं। अब बात आई है संपत्ति के मामले की जांच की, तो पहला सवाल का मेरा जवाब दे दे चिराग पासवान जी कि 2.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला 80 करोड़ का फिल्म कैसे बनाया। उनकी जो फिल्म बनी थी मिले न मिले हम, उसकी लागत 80 करोड़ रुपए थी, तो 2.5 लाख का रिटर्न भरने वाला 80 करोड़ की फिल्म कैसे बनाया, इसका जवाब चिराग पासवान दे। तो कहीं ना कहीं चिराग से भी सवाल है। और तो क्या रालोचपा भी ये मांग करती है कि चिराग की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? देखिए, जब जांच होगी तो बराबर होगी। अगर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की संपत्ति जांच करना चाहते हैं, चिराग की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अब गिरा कितना खोले हम लोग और कितने गिरा खोले? अभी ये शुरुआत है, निजी हमले से बचे, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और पशुपति पारस ने जो गंभीर आरोप लगाया है कि चिराग पासवान उन पे हमला करवा रहे हैं, उसको लेकर पशुपति पारस ने जांच की मांग की है। देखिए, जांच होना चाहिए। अगर आपके रिपोर्टर वहाँ गए होंगे, 12 साल 10 साल 14 साल के लड़के के हाथ में पत्थर दिलवा के आप पत्थर फेंकवा रहे हैं, तो 10 12 14 साल का कोई भी बच्चा आज पत्थर फेंक रहा है, कल वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में भी शामिल होगा। तो ये जांच का विषय है। फुटेज में साफ दिख रहा है, जो अगर वो समाज की बात कर रहे हैं कि पासवान समाज ने विरोध किया, तो 10-12 साल के बच्चे पासवान समाज के अगर हैं भी, तो उनके मन में ये बातें कौन बिठा रहा है? ये एक जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। तो कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की रालोचपा के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद ने। मनीष आनंद ने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि चिराग पासवान ने संपत्ति जांच की मांग की है, जी हाँ, चिराग पासवान ने कहा कि उनके चाचा पशुपति पारस की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो मनीष आनंद ने भी कहा है कि ऐसे में चिराग पासवान की जो संपत्ति है उनकी भी जांच होनी चाहिए, बराबरी का ही होना चाहिए। कानून अगर हो रहा है, यदि जांच हो रही है तो वो बराबरी का होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। और ऐसे में कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है मीडिया प्रभारी मनीष आनंद ने। तो फिलहाल आप देख रहे थे DTV भारत और हमारे साथ रालोचपा के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर चिराग पासवान से सवाल पूछा है। और अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान से पूछे गए इन सवाल का जवाब लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, क्या इन सवालों का जवाब देते हैं? चाचा पशुपति पारस पे जो उन्होंने हमला बोला है, उस पर जो सवाल किया है मनीष आनंद ने, क्या उस सवाल का जवाब चिराग पासवान देते हैं? ये अब देखने वाली बात होगी। नमस्कार।